नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट पे न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क करके आता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, मूडीज ने कर दिया है डाउनग्रेड। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि बहुत ही टॉप के ब्रोकरेज फर्म देखने को मिलती है, तो इनका काम ही है रेटिंग एजेंसी के तौर पे काम करती है। रेट करती है बहुत सारे स्टॉक्स को, बहुत सारे इंडेक्सेस को। उसी हिसाब से तो अगर देखें तो पता है कि भारत की जो जीडीपी प्रोडक्शन है 2021 और 2022 की बात की जाए तो इन्होंने पहले 13.7 का अनुमान लगाया था, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली स्लैशेस बाय रेटिंग एजेंसीज मूडी टू 9.3%। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई 0.5%, 0.1% के आसपास नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 9.3% हो चुका है 13.7% से, जो अपने आप में मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड इन्होंने कर दिया है। तो गाइस, इसके पीछे इनका कथन क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट द सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड इज अनलाइकली in the near future. This is due to the rating agencies believing that the quality of India's growth has also declined alongside a marked slowdown in the rate of economic expansion in recent years. Also, it has pointed out that India's credit profile is increasingly constrained by obstacles to economic growth. तो जी हाँ दोस्तों, बढ़ते कोविड के ग्राफ को देख के बहुत जगह पे लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है जो पहले से ठीक हो गई थी फिर से बंद करने का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो सब होता है तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बिकॉज फिर से चालू करना फिर से बंद करना कंपनी के कॉस्ट पे बहुत ही लाइक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसी बीच में दोस्तों ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट कल पकड़ ले, लेकिन दोस्तों ये जो रेटिंग एजेंसियाँ होती है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलती है। कभी भी अच्छा न्यूज़ आता है तो अपने रेटिंग को अपग्रेड करती है, ख़राब न्यूज़ आते ही डाउनग्रेड कर देती है। इसके पहले आईएमएफ ने, मूडीज़ ने अपग्रेड किया था, अब डाउनग्रेड कर रहे हैं। कल फिर से अच्छी न्यूज़ आएगी तो अपग्रेड करेंगे, बट मेरे हिसाब से यस, ये बात तो दम है कि जो प्रोजेक्शन 2021-22 में सोचा जा रहा था कोविड की वजह से दोस्तों, वो इम्पैक्ट खाते हुए देखने को मिलेगा। और अपने आप में ही ये लाइक चैलेंजिंग है, लेकिन दोस्तों इक्विटी मार्केट है तो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। बस आपको टाइम स्पेंड करना है। बड़े बड़े निवेशक कोई छोड़ के मार्केट भागते नहीं हैं। मार्केट को पकड़ रखना पड़ेगा, अच्छे वक्त में भी ख़राब वक्त में भी। ख़राब वक्त में पैसे होना चाहिए माल खरीदने के लिए, एवरेज करने के लिए, तो पैसे बचा कर रखिए क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही है। तो बहुत जो स्विंग ट्रेड कॉल जो हमने दिया था आपके हिट हुए थे, तो वहाँ पे गाइस प्रॉफिट बुक करते चलिए, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो आपके पास पैसे होने चाहिए, बिकॉज कैश इज़ द किंग। इसलिए गाइस मैं भी रेडी हूँ और आपको भी रेडी होना चाहिए। मार्केट उछले कूद करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट रिवॉर्ड करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। आज आपने वीडियो देखे होंगे मेरे दोस्तों, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट अभी क्रैश हो चुके हैं, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिले। बहुत लोग इसको हाईलाइट करेंगे, जिसकी वजह से शॉर्टर्स को बहाना मिलेगा। लेकिन गाइस, मार्केट अभी बाई लो सेल हाई वाला है। कभी भी अच्छा स्टॉक खराब प्राइस में आता है, और कभी अच्छा स्टॉक गिरता है तो आपको लपकना है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस, बहुत मैंने कमेंट देखे, सर एससीएल टेक को कवर करिएगा, क्या आपका स्विंग ट्रेड कॉल अभी भी है? जी हाँ भाई, अभी भी है। ऐसा कैसे चेंज हो जाएगा कि मतलब मैंने दे दिया और उसके बाद मैं लाइक बोलूँगा कि नहीं मैंने नहीं दिया? जी हाँ, मैंने दिया है। मैं बिलीव करता हूँ कि आने वाले Q1, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमें जो क्वार्टर देखने को मिलता है अप्रैल, मई और जून, जून के बाद ही जुलाई में नंबर देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 10-15 दिन का मत सोचिए। देखिए कि आने वाले क्वार्टर में ईपीएस किसके बढ़ेंगे। आपने देखा कि इधर पे मोडीज़ को मैंने दिखाया कि कैसे उन्होंने क्या कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है, स्लैश कर दिया है। पहले बोला था कि 13.5 के ऊपर रहेगा, ये बोल रहे हैं कि 9 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है? तो इनको लगता है कि जो नंबर्स है वो ठीक नहीं रहेंगे और इससे इम्पैक्ट खा सकता है बिजनेस। इन गाइस, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परवाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक आईटी कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर देखिए इकोनॉमी ख़राब होता है, दूसरे स्टॉक पिटते हैं, तो ये सब स्टॉक काम करेंगे। बड़ी कंपनी है भाई। आप चाहें तो Q1 के प्रोजेक्शन के लिए करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 50-60 रुपये गिरेगा, मान के चलिए, आप पकड़ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि अभी से खरीदेंगे तो अभी से भागना स्टार्ट कर देगा। मान के चलिए 50-60 रुपया कम हो गया, 850 आ गया, 840 आ गया, लेकिन दोस्तों आपके पास पैसे होने चाहिए, वही मैं बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास है पैसे तो अभी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि अपसाइड बहुत ही ज़्यादा है, डाउन साइड बहुत ही कम है करंट मार्केट प्राइस से। तो गाइस, कोल इंडिया को मैंने कल भी कवर किया था, आज भी कवर कर रहा हूँ दोस्तों। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहुत लोग बोल रहे कि सर खरीद ले, देखिए मर्जी आपकी है।
कोल्ड डे की बात की जाए, इसके पहले भी ये बाउंस खाते रहता है, उसके बाद भी गिरता है। मैंने बहुत बार देखा है, इसके पहले जब निफ्टी 15,000 के पार जाने की कोशिश करी थी, ये कोशिश किया था 150 के ऊपर सस्टेन करने का, नहीं हो पाया तो फिर से 120 के नीचे आ गया। अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड बांटती है, और जिस हिसाब से हमें एनर्जी और पावर के स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है, खासकर स्टील भी ज्वाइन किया है, तो इसलिए गाइस एक अप ट्रेंड में है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं, बट मुझे दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ता है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। आप चाहें स्विंग ट्रेड वाले हैं तो अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक करते चलें, आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं डिविडेंड यील्ड के लिए तो मर्जी आपकी है, ऐसे स्टॉक खराब नहीं है, चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस एफएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एफएल का हमें एक क्यूआईपी देखने को मिला था, उसके बाद एफएल में उतना हलचल देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी भी 6,000 का स्टॉक देखने को मिलता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म विजनरी इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग का सोचते हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में क्या होगा, तो छोटी मोटी कॉन्सलेशन और छोटे मोटे प्राइस रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं चाहिए। बीच में यही स्टॉक भाग रहा था तो लोग इसको चेस कर रहे थे, अभी गिर रहे हैं तो लोग उठा नहीं रहे हैं। आपको कंपनी में फेथ है तो जा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, बहुत ही ज़्यादा इनका मोट दिखाई पड़ता है। ऑल दो चैलेंजेस बहुत सारे बिजनेसेस से हैं, लेकिन अपने आप में ही कंपनी बहुत ही अच्छी, एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो गिरता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी करिए, बल्क निवेश मत करिए, एसआईपी करिए अगर आप करना है, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि जो एंट्री करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा लेवल है। फॉलोड बाय दोस्तों अगर गिरता है 5,000 के नीचे तो मैं बोलूँगा कि उधर पर आपको स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज अगर 5,000 के नीचे क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में ये 4,650 तक जा सकता है। वैसा नहीं कि मैं अपने अंदाजा से बोल रहा हूँ, मैंने चार्ट देखा था 4,650 4,750 एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिलता है, बट मेरे हिसाब से आप एसआईपी करते हैं तो सही है, बल्क निवेश दोस्तों मैं भी एडवाइस नहीं करूंगा। तो गाइस इंडिया मार्ट इंटरमेश में मैंने वीडियो बनाई थी, उधर बहुत लोगों ने देखा उस वीडियो को, लेकिन दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश में जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्टॉक मार्केट साइकिल क्या होता है। आपने देखा बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इंडिया मार्ट इंटरमेश में फंस गया। सबसे पहले हम लोगों ने कभी भी 9,000 के ऊपर में रिकमेंडेशन कभी इंडिया मार्ट को नहीं की है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने 9,000 पे 8,500 पे लिया भी है तो आपने ख़राब प्राइस में नहीं लिया। जब इनके क्यूआईपी आते हैं, फ्लोर प्राइस टेस्ट होते हैं 8,600, 27% इनके एफआईएस के स्टेक है, तो भाई ये मान के चलिए कि अच्छे खासा स्टॉक 20% गिर सकता है। अब रिलायंस की बात की जाए तो उनके मार्केट कैप में दोस्तों कम से कम 2.5 लाख करोड़ माइनस हो चुका है, क्योंकि उसका मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ हो चुका है। अब रिलायंस का शेयर पिछले 6 महीना से 20% डाउन में ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक अगर गिरते हैं ऑल टाइम हाई से 20-25% जो कि मिड कैप का है, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही स्टॉक है दोस्तों जो आपको बहुत पैसा कमा के दे रहा था, गिर रहा है तो कल भागेगा भी। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही करेगा, ये तो दोस्तों अननेसेसरी रैली थी, लेकिन अपने आप में कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, कंपनी डेट फ्री है तो कंपनी डेट फ्री हो, अच्छे बिजनेस हो, अच्छे एफआईआई होल्डिंग हो, तो जितना प्राइस गिरे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल उतना बढ़ सकता है। बिकॉज इस बात को ध्यान रखिए, इनके क्यूआईपी आए थे 8,600 के आसपास, तो कभी ना कभी ये प्राइस 8,600 पे आएगा ही। ये इनके अल्टीमेट मैं बोलूँगा कि वैल्यूएबल प्राइस है। और आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लीजिए, वो तो इंडिया मार्ट इंटरमेश को सही ही बोलेंगे, क्योंकि इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने आप में B2B बिजनेस और B2C बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चैलेंजेस तो है जस्ट डायल से, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी है, ओवरकम कर लेंगे और अच्छा खासा ट्रेमेंडस रिजर्व सरप्लस में जम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आप स्विंग ट्रेडर के लिए लिए थे तो अपने एसएल लिए काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल है। और मेरे हिसाब से उस सबको पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में सुख और दुख दोनों हैं। अगर हैप्पीएस्ट माइंड में पैसे डबल होते हैं, प्रिंस पाइप में डबल होते हैं, तो ये स्टॉक अगर 20% गिरता है तो गाइस उधर पे मौका होना चाहिए। बिकॉज निफ्टी ने भी अपना दम तोड़ा था, लेकिन जिन्होंने 1 साल होल्ड किया, निफ्टी को 15,000 पाया, यही होता है। पेशेंस आपके पास है तो आपको दोस्तों लॉस में नहीं निकलना चाहिए। कंपनी डेट फ्री है तो कंपनी के ऊपर कोई बोझ नहीं है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो गाइस एशियन पेंट के हमें कल नंबर्स देखने को मिलेंगे, और कल दोस्तों इवेंट होने वाला है, मैं जल्दी कवर करूंगा। आपको पता है कि एसटीएफ का टॉपिक ही नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। एशियन पेंट और बजट पेंट हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, बिकॉज इनके कोई कॉम्पिटिशन में दिखाई नहीं पड़ते हैं। दोनों को पकड़ लें तो मार्केट कैप बहुत तेज हो जाएगा। और मार्केट कैप्चर की बात की जाए तो 60% 70% से ऊपर इनका ही वेटेज है दो दिग्गज कंपनी का। तो मेरे हिसाब से गाइस हर एक गिरावट इधर पे एक मौका बनता है। नंबर्स ऑल द फ्लैट होने की उम्मीद है, लेकिन गिरता भी है, तो ऐसे स्टॉक को ग्रैब करिए। ऐसे स्टॉक से हर साल अच्छा ही करते हैं, स्लो डाउन होता भी है। तो इनके नंबर्स आप देख लीजिएगा कितने अच्छे थे आने वाले, मतलब मैं Q3 की बात बोल रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था तो गिरता है, तो आपके लिए एक अकोमोडेशन का पॉइंट हो सकता है। तो गाइस आज हेवी वेट एचडीएफसी ने दम तोड़ा, बट मेरे हिसाब से नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। लॉस में बिल्कुल नहीं बेचिएगा, और मैं बोलूँगा उल्टा, अगर आपको फाइनेंस में कोई अच्छा तगड़ा घोड़ा चाहिए तो जी हाँ दोस्तों एचडीएफसी पे जा सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है, 4 लाख से 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है, लेकिन जिस हिसाब से मूडीज ने बताया है तो भाई एक एनपीए
एक स्ट्रेस होता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास वक्त है तो वक्त दीजिए, और करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और कभी भी ऐसे स्टॉक गिरे 50-100 रुपये तो भाई एकदम ऐड करना भूलिए मत। लॉन्ग टर्म में ऐसे ही निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स भागते हैं तो ही गाइस निफ्टी भागता है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा इन लॉन्ग रन। तो गाइस कोरोना का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। पक्का यकीन है कि आने वाले कल में जल्दी ही हमें IRCTC में एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है इनके Q4 के नंबर्स को लेके, इसीलिए काफ़ी तेज़ हुआ हुआ है जो दोस्तों हमें और भी जो रेलवे के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से IRCTC डेफरी कंपनी है, और जैसे ही कोरोना भागेगा दोस्तों वैसे ही ये स्टॉक आपको आसमान में देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों देखते देखते लोग 1800 पे अब पूछ रहे कब खरीदें, जब बीच में 1600 आया था लोग नहीं खरीद रहे थे। यही होता है, देखिएगा इंडिया मार्ट इंटरमैश भी आने वाले हैं 2-3 महीने में ज़रूर बाउंस बैक करेगा। तो इधर पे फियर पे लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। कंपनी फेथ रखिए, कंपनी जीरो डेट वाली है, तो ऐसी कंपनी कभी भी गिरे तो मौका छोड़िएगा मत। कभी भी गिरता है तो बहुत लोग पूछ आइडियल एंट्री लेवल कौन से हो गए, मैं बोलूँगा CMP सही है करंट मार्केट प्राइस, लेकिन थोड़ा डीप जाना चाहते हैं 1700 और 1650 एक अच्छा आइडियल एंट्री हो सकता है। उधर पर कभी मिले तो IRCTC को चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं। 800 में 2% की तेजी देखने को मिल रही थी। इस MSCI में PI इंडस्ट्रीज़ का नाम भी आ सकता है, तो मार्केट इसका इंतजार कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है एग्रोकेमिकल में। बहुत अच्छी कंपनी है, चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म कोई एग्रोकेमिकल का स्टॉक चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। ली हुए तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो गाइस आने वाले हैं 15 तारीख को इनके नंबर्स, और उसके पहले आपको अगर अच्छे से याद हो कि मैं ट्राइडेंट को 2 बार कवर किया था और बताया भी था कि इनके सेल्स के नंबर को लेके बहुत बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। उस समय ट्राइडेंट 13 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों ट्राइडेंट 3 दिन से लगातार अपर सर्किट पे है 10-10% का, किसी को खरीदने का मौका नहीं दे रहे हैं। और उसको इनका आने वाले 15 को नंबर्स, और जो टारगेट हमारा था 18 रुपया वो हिट हो चुका है। इनका जिस हिसाब से ये भाग रहा है यही मैं बोलूँगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अभी आइडियल एंट्री नहीं है। जब गिर रहा था तो लोग खरीदे नहीं हैं। कंपनी की बात की जाए तो छोटे साइज की कंपनी है, प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ मेकिंग देखने को मिलती है, कंपनी में दम है। तो छोटे मोटे निवेश के पर्पज से सही है, मतलब अपने पोर्टफोलियो का 1-2% सही है। 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1500-2000 सही है, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्तों निवेश करना सही नहीं होगा। एक बार निवेश करना चाहते हैं तो Q4 के नंबर्स देख लीजिए, पसंद आएंगे तो सोच सकते हैं, लेकिन निवेश करिएगा तो बहुत ही लॉन्ग टर्म ही का करिएगा। और लॉन्ग टर्म वाले इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ती है और 3 दिनों से हमें नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। इसके पहले भी इनका जो रिव्यू था, प्रोजेक्शन था, वो अच्छा ही था। और गैस मैंने इसको 1 महीना पहले कवर भी किया था। गैस बहुत तो पूछे सर हिंदुस्तान यूनिलीवर में फंस गया। अब दोस्तों HUL में अगर आप बोलेंगे कि मैं फंस गया तो मैं क्या बोलूँ। दोस्तों ये कॉन्स्पेशन कर रहा है, पेन दे रहा है। अब दोस्तों इसमें हलचलें नहीं हो रही हैं, मूवमेंट दिखाई थोड़ा स्लो कम पड़ रहा है, लेकिन डेफरी कंपनी है। ऐसे स्टॉक में कोई फंसता नहीं है दोस्तों, ऐसे स्टॉक में अच्छा ही होता है जो होता है लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं है पेशेंस नहीं है तो आराम से निकल सकते हैं, मर्जी आपकी। बट ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉस से मत निकलिएगा, ऐसे स्टॉक को समय दीजिए। डेफरी कंपनी है और FMCG की जाइंट कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं अगर आप HUL में लॉस में निकलने की बात बोलते हैं तो मैं निशब्द हूँ। बट मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं एक डिफेंसिव स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जिसका डिविडेंड यील्ड 1-2% के आसपास हो, तो जी हाँ उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो गैस बहुत लोगों ने बोला कि सर मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी पे अपना जो टिप्पणी दीजिए, नैल्को हमें देखने को मिलता है। गैस 79 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि आप चार्ट देखिए बहुत ही उतार चढ़ाव वाला देखने को मिलता है। तो गैस मेरे हिसाब से मुझे आइडियल दिखाई नहीं पड़ता, ऑल दो एल्युमिनियम में बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, स्टील में भी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करिए तो सही है। चाहते हैं ट्रेडिंग करना, 72 का SL लेके टारगेट कर सकते हैं, 92 का, 95 का, ये अल्टीमेट टारगेट हो सकते हैं। जो अभी भी यहाँ से 12-15% अब दिखाई पड़ रहा है। 1:1 और 2 का रिस्क हमें देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से ये सब जो स्टॉक्स हैं बहुत कभी कभी चढ़ते हैं और कभी कभी सबके मार्केट नज़र नज़र में आते हैं। तो ऐसे स्टॉक को जिन्होंने टॉप पे लिया वो फंसते हैं, ऐसे स्टॉक को थोड़ा निचले में लेने से ही फ़ायदा है। बट मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक में अगर आप कभी लाइक रिवर्सल में आते हैं तो आपको लगता है कि आप फंस गए हैं। तो ऐसे स्टॉक में कब तेज़ी आएगी ये डिपेंड करता है, पैसा FIS कहाँ लेके आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों इससे अच्छा मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। तो गाइस बहुत लोग पूछते कि सर ITC का क्या हुआ, कोई मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इनके नंबर्स कब आएंगे। जी हाँ दोस्तों अभी तक देखने को तो नहीं मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, नंबर्स के पहले एक हलचल होगी, 213 तक जा सकते हैं। तो इधर पे मुझे लगता है कि जिन्होंने निवेश नहीं किया तो मर्जी आपकी, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। थोड़ा स्लो भागता है लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, डेफरी कंपनी है, चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। या फिर एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिएगा, ऑल दो नंबर्स में उतना ह्यूज जम देखने की उम्मीद नहीं है। FMCG के सारे स्टॉक करेक्ट कर रहे हैं और इनके होटल बिजनेस भी शायद इम्पैक्ट खा जाएँ। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग रन के लिए सही है। 1-2 बैड क्वार्टर शायद आ सकता है, बिकॉज इनके होटल बिजनेस थोड़ा कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इधर पे क्या देखने को मिल रहा है, कोरोना से जो सेकेंड वेव है तो उधर बहुत सारा पे मतलब क्या हुआ है, रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहे हैं, पेपर बिजनेस में सही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए चैलेंज है, लेकिन उसके बाद 3-4 क्वार्टर के बाद ये ज़रूर कवर कर सकते हैं।
एनटीपीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है। ये भी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड बाँटती है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। लेकिन गाइस अगर आपको पावर में जानना है तो मेरे हिसाब से पेट्रोनेट एलएनजी मेरा टॉप पिक होगा। निवेशित हैं तो आराम से निवेशित रहें। हर एक बाउंस दोस्तों एक एग्जिट का मौका हो सकता है, प्रॉफिट को बुक करते चले अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो। गाइस जितना गिरे उतना खरीदिए। मैंने कल के दिन इसको कवर भी किया था, बहुत लोग बोल रहे थे सर कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मतलब पूरा वीडियो बना के डिटेल वीडियो बना के आपको पेश करूँ, जहाँ पे आपको समझाऊँ इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स गाइस आउटस्टैंडिंग है और ऐसे स्टॉक 4400 के आसपास थे, आपको सस्ते मिल रहे हैं। अभी लपकिए, हो सकता है कि ये स्टॉक 3350 तक आ जाए, लेकिन टाइमिंग मत करिए। बहुत लोग मैं देख रहा था कमेंट कि अभी बेच के नीचे खरीद लें, कोई जानता नहीं कब रिवर्सल हो जाएगा। उसके बाद जब तेज़ी आ जाएगी तो भाई लोग देखते रह जाएंगे। तेज़ी आती तो 5-5%, 10-10% की आती है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे स्टॉक को टाइमिंग मत करिए। आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में आराम से बाई कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों आज हमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। ये हो गए एचडीएफसी बैंक, हो गए एचडीएफसी लिमिटेड, हो गए बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट कोटक की बात की जाए तो बहुत बहुत शानदार बैंक है। आप देख सकते हैं ये सब दोस्तों बैंक मतलब खरा सोना है। ये सब बैंक पे संदेह नहीं होता है और ये सब बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट टाटा स्टील लिमिटेड दोस्तों, इधर पे आप देख सकते हैं कि 1200 के आसपास देखने को मिला है। तो मैं इसको जनरली कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुतों ने, मतलब एक सब्सक्राइबर है, पुराने सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने बोला कि सर आपको लगता नहीं है कि मार्च में अगर आपने टाटा स्टील खरीदने की रिकमेंडेशन दी होती तो आज हम लोग अच्छा खासा मुनाफा में होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कॉल उधर पे देता हूँ जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएँ। ऐसा क्यों दोस्तों, कभी भी टाटा स्टील का अगर आप चार्ट देखें या फिर कोई भी लाइक मेटल सेक्टर का, आपको बहुत वोटाइल देखने को मिल सकती है। तो गैस कभी कभी कैसा होता है कि कॉल सुपर हिट हो जाता है। ठीक है, हमारे हाथ से टाटा स्टील निकला, अगर कोई स्विंग ट्रेड वाले थे, लेकिन हमारे हाथ में दोस्तों चाहे नवीन फ्लोइन हो जाए, दीपक नाइट्राइट हो जाए, हैप्पीएस्ट माइंड हो जाए, उसके साथ साथ दोस्तों प्रिंस पाइप हो जाए, सबने टाटा स्टील से भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि उधर पर रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर रिस्क कम था और रिवॉर्ड ज़्यादा था। यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बट इस हिसाब से रैली आ रही है और ऑल टाइम हाई को हिट करना, ये गैस अब बबल टेरिटरी में जा चुका है। तो उसको कब भगाया जाएगा, कितने दिन तक भगाया जाएगा, नो वन नोस। बट मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक में अगर रिटेल एंट्री करते हैं तो उधर पे एक रिस्क होता है, तो भाई बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं इधर पे लाइक निवेश करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता हूँ। करता भी हूँ तो भाई एसएल लेके बोलता हूँ। बट बहुत लोग उतना स्मार्ट नहीं होते हैं कि एसएल ट्रिगर करके काम कर ले। बहुत लोग जैसे ही उनका एसएल हिट होता है वो नीचे कर देते हैं, इसलिए मैं उसको कवर नहीं करता जनरली। ऐसा नहीं है कि मौका छूटा, ये निकला तो हाथ से और मौका भी हमारे पास आया और आपने देखा कि हमने कितना ज़्यादा पैसा भी कमाया। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ये सब स्टॉक फंडामेंटली फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छे नहीं दिखाई पड़ते अगर आप देखें दूसरे कंपनी से। तो मेरे हिसाब से ये सब स्विंग ट्रेड के लिए सही है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा इससे दूर रहिए, बिकॉज ये सब स्टॉक जब रिवर्सल मारते हैं तो लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन और डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।